21 अक्टूबर 1854 को जब कर्नल सुलेमान से लखनऊ रेजिडेंसी का कार्यभार प्राप्त करने के लिए जनरल आउटरैम लखनऊ आने वाले थे, तभी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें अपने पास बुलाकर आदेश दिया था कि वे अवध के हालात के संबंध में एक विस्तृत विवरण उनके समक्ष प्रस्तुत करें तथा कर्नल सुलेमान ने जो विवरण अवध के संबंध में भेजा है उसकी पुष्टि करें। 15 मार्च 1855 को आदेश के अनुसार जनरल आउटरैम ने एक विस्तृत नकारात्मक विवरण अवध के शासन प्रशासन के संबंध में गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। फिर 18 जून 1855 को परिषद के सदस्यों से परामर्श के उपरांत गवर्नर जनरल ने उस रिपोर्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी के कोड ऑफ डायरेक्टर्स की खिदमत में प्रस्तुत कर दिया। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु निम्न थे। प्रथम तो ये, क्योंकि बादशाह ने अपने शाही ओहदे का गलत इस्तेमाल कर जनता के पैसों को अपनी निजी ऐशो इशरत में उड़ाया है, इसलिए वो राजपाट छोड़ दें और अवध राज्य के अंग्रेजी साम्राज्य में राज्यहरण के लिए शांतिपूर्वक तैयार हो जाएं। दूसरा, बादशाह की राजसी शान शौकत तथा उपाधि यथावत कायम रहेगी, मगर राज्य का शासन प्रबंध वह ईस्ट इंडिया कंपनी के सुपुर्द कर देंगे। तीसरा ये कि बादशाह फिलहाल इसी समय से अवध राज्य का शासन प्रबंध लखनऊ रेजिडेंस के सुपुर्द कर देंगे। 21 नवंबर 1855 को गवर्नर जनरल के परामर्श के संबंध में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला दिया कि अवध साम्राज्य का अंत कर दिया जाए। तदुपरांत 23 जनवरी 1856 को परिषद के सदस्यों से परामर्श के उपरांत लॉर्ड डलहौजी ने जनरल आउटरैम को अवध राज्य पर कब्जा कर लेने का आदेश दे दिया। 30 जनवरी 1856 को गवर्नर जनरल के आदेश के अनुपालन में जनरल आउटरैम ने अवध राज्य के प्रधानमंत्री अली नकी खान को बुलाकर उनसे अपनी मंशा प्रकट करी। अली नकी खान ये समाचार सुनकर बहुत दुखी हुए और दूसरे दिन जनरल आउटरैम के समक्ष प्रस्तुत होकर उनसे कहा कि बादशाह तो पहले ही से अंग्रेज़ों के संरक्षण में हैं और बादशाह स्वयं गवर्नर जनरल से मिलकर इस मामले को सुलझाना चाहते हैं और इसके लिए वे इंग्लैंड जाने के लिए भी तैयार हैं। ये सब सुनकर जनरल आउटरैम ने उस हुक्म में कोई भी परिवर्तन करने से साफ इनकार कर दिया कि बादशाह से जल्द समय निश्चित करें ताकि वो स्वयं जाकर राज्य हरण के दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर बनवा सके। 1 फरवरी 1856 को जनरल आउटरैम ने बादशाह की माता आलिया बेगम से भेंट करी और उन्हें सभी शर्तें समझाईं। ये भी चिताया कि अगर बादशाह स्वेच्छा से इन शर्तों को नहीं मानेंगे तो उनको बहुत भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। 4 फरवरी 1856 को जनरल आउटरैम की मुलाकात बादशाह वाजिद अली शाह से सर्द महल में हुई। जनरल आउटरैम के साथ उनके कर्मचारी भी थे और बादशाह वाजिद अली शाह के साथ उस समय उनके भाई शहजादा सिकंदर हशमत, प्रधानमंत्री अली नकी खान, दीवान राजा बालकिशन, रेजिडेंसी के वकील और उनके सहायक मसीह-उद-दौला उपस्थित थे। जनरल आउटरैम ने मूल दस्तावेज बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किए, जबकि उन दस्तावेजों की नकल पहले ही अली नकी खान के द्वारा बादशाह को मुहैया की जा चुकी थी। जनरल आउटरैम ने बादशाह से विनयपूर्वक कहा कि वे राज्य हरण के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर बनाकर मोहर लगा दें। उस दस्तावेज की शर्तें निम्न थीं। नंबर 1, बादशाह की राजसी शान शौकत तथा उपाधि यथावत कायम रहेगी। उन्हें गुजारे के लिए 12 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। एक अंगरक्षक उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहेगा। बादशाह के प्रिय और निकट संबंधियों को जिन्हें बादशाह की ओर से गुजारा दिया जाता था और उन्हें कंपनी की जानिब से गुजारा दिया जाता रहेगा। शाह और उनके परिवारजनों का लखनऊ के महलों तथा दिलकुशा और बिबियापुर की जायदाद और बागों पर कब्जा बरकरार रहेगा। बिना कंपनी से इजाज़त लिए हुए बादशाह किसी को भी मृत्युदंड नहीं दे सकेंगे। ऊपर वर्णित शर्तों का खुलासा ये था कि अवध राज्य का समस्त शासन प्रबंध सदा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में होगा और राज्य के संपूर्ण आमदनी पर भी कंपनी ही का स्वामित्व होगा। लॉर्ड डलहौजी की उन शर्तों और संधि के दस्तावेज देखकर बादशाह परेशानी में पड़ गए और अपनी कार्यशैली को सुधारने का आश्वासन दिया और ये भी कहा कि संधि तो बराबरी के दर्जे पर तय होती है, मगर ये दस्तावेज देखकर तो ये आदेश प्रतीत होता है और जब मेरे साथ ऐसा अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा हो तो क्यों ना मैं इंग्लैंड जाकर याचना प्रार्थना करूं। 3 दिन के उपरांत 7 फरवरी 1856 को जनरल आउटरैम को यह समाचार दे दिया गया कि बादशाह वाजिद अली शाह संधि के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हो रहे। ये समाचार प्राप्त होते ही जनरल आउटरैम ने राज्य के प्रमुख केंद्रों और मंत्रालयों
तथा पूरे शहर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए सैन्य अधिकारियों के मातहत सेना को भेज दिया गया। जनरल आउट्रैम अवध के चीफ कमिश्नर बन गए। अवध पर अंग्रेज़ों का कब्जा होने के बाद बादशाह ने राज्य के सभी राजाओं और ताल्लुकदारों को एक शाही फरमान भिजवाया। वो फरमान इस प्रकार था, माँ बदौलत ने आज की तिथि से तुम सबको द्वारा पारित किया उनका अंतिम अब तुम प्रशंसनीय आदेशों का पालन करो। उसी माह के अंत में उन्होंने लॉर्ड कैनिंग को कार्यभार सौंप दिया था। 3 मार्च 1856 को वाहिद अली शाह कलकत्ता जाने के लिए कानपुर प्रस्थान कर गए और 25 अप्रैल 1856 को बनारस से कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। 13 मई 1856 को वे कलकत्ता पहुंच गए, परंतु जब गवर्नर जनरल ने उनकी कोई सुध-बुध न ली तो उन्होंने एक प्रार्थना पत्र गवर्नर जनरल के नाम भेजा। नवाब मुनव्वरुद्दौला प्रार्थना पत्र लेकर गवर्नर जनरल के सचिव के पास गए। उनकी प्रार्थना इस प्रकार थी, माँ बदौलत इस प्रचंड गर्मी में अपने कुछ निकटतम संबंधियों और बहुत थोड़े सेवकों के साथ अपना वतन छोड़कर रास्ते की मुश्किलों और परेशानियों को सहन करते हुए लखनऊ से कलकत्ता पहुँचे हैं, मगर यहाँ आकर कंपनी सरकार के उदासीन रवैये से बहुत आघात पहुँचा है। उनके इस प्रार्थना पत्र के उत्तर में गवर्नर जनरल ने निम्न जवाब भेजा, मुझे आपके कलकत्ता पहुंचने का समाचार प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए आपके आने पर शाही दस्तूर के मुताबिक तोपों की सलामी वगैरह नहीं दे सका, और चूंकि आपका पड़ाव भी कलकत्ता से बाहर हुआ था इसलिए भी खबर न हो सकी। मैं अब सलामी का आदेश देता हूँ, और रही बात लंदन की यात्रा की तो आप यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरे स्तर से कंपनी के आदेश में अब कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अंततः जब गवर्नर जनरल से निराशा ही हाथ लगी तब आलिया बेगम और मिर्ज़ा वली अहद बहादुर ने विलायत जाने का निश्चय कर लिया। यात्रा की तैयारी आरंभ की गई। 7 जाने वालों का चयन किया गया। लंदन यात्रा और वहां ठहरने का खर्च 10 लाख रुपए निश्चित किया गया और अनेकों कीमती जेवरात मलका विक्टोरिया को भेंट स्वरूप देने के लिए जमा किए गए। उन कीमती जेवरात में एक हीरे का हार जिसका वजन 3 सेर था, एक हार याकूत जमर्रुद हीरे का, कई मोतियों की मालाएं, हर प्रकार के जवाहरात की बेशकीमती अंगूठियां और एक 30,000 रुपए में तैयार की हुई अंग्रेजी पोशाक भी शामिल थी। 18 जून 1856 को जनाब आलिया बेगम और मिर्ज़ा वली अहद बहादुर, मिर्ज़ा सिकंदर हशमत व 110 लोगों के काफिले के साथ कलकत्ता से समुद्री जहाज में बैठकर इंग्लैंड रवाना हो गए। 30 अगस्त 1856 को यह काफिला लंदन पहुंच गया। 16 जनवरी 1857 को जनरल साहब यानी मिर्ज़ा सिकंदर हशमत और मिर्ज़ा वली अहद बहादुर ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर से इंडिया हाउस में मिले और दूसरे दिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन अवध के शाही परिवार से मिले। उसके बाद जनाब आलिया बेगम, मिर्ज़ा सिकंदर हशमत और मिर्ज़ा वली अहद बहादुर की भेंट रानी विक्टोरिया से हुई, जो बहुत ही विनम्रता और प्रेम से मिली और कुछ दिनों के बाद फिर एक सकारात्मक भेंट के लिए मिलने को कहा। परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल लग रही थीं, मगर दुर्भाग्य से उसी समय अवध में फैली क्रांति की ज्वाला की सूचनाएं इंग्लैंड पहुंचने लगीं। जबकि बादशाह वाहिद अली शाह को उससे कोई सरोकार न था, मगर फिर भी उन खबरों ने इंग्लैंड में असहजता और चिंता का वातावरण पैदा कर दिया। आलिया बेगम ये सब सुनकर बहुत चिंतित और हतोत्साहित हो गईं और इतनी मायूस हो गईं कि वे हज और ज़ियारत पर जाने की इच्छुक हो गईं और लंदन छोड़कर पेरिस आ गईं, जहां वो सख्त बीमारी से ग्रसित हो गईं और 24 फरवरी 1857 को पेरिस में उनका देहांत हो गया। फ्रांस की सरकार ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया बड़े ही सम्मान से आदरपूर्वक करवाई और सफ़ीर सुल्तान रोम की मस्जिद के प्रांगण में उनको दफन कर दिया गया। युवराज सिकंदर हशमत उनकी मृत्यु का आघात सहन न कर सके और कुछ ही दिनों के बाद 8 मार्च 1857 को उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें भी जनाब आलिया बेगम की कब्र के ही समीप दफन कर दिया गया। इन घटनाओं के कारण मिर्ज़ा वली अहद बहादुर, जो कि वहां तन्हा रह गए थे, ने हिंदुस्तान लौटने का संकल्प लिया और 29 सितंबर 1859 को वो कलकत्ता पहुंच गए। विद्रोह आरंभ होने के कारण बादशाह को मजबूरन एक किले में रखा गया। उनके साथ वहां उनके कुछ ही साथी साथ थे। फिर बाद में 9 जुलाई 1859 को वो अपनी कोठी में भेज दिए गए। जनरल आउट्रैम ने पेंशन के रूप में उनको 15 लाख रुपए सालाना दिलवाने की बात कही थी, मगर 1 लाख रुपए माहवारी उनकी पेंशन निश्चित हुई। राज्य वापसी की कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई।
10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति की चिंगारी जल उठी थी। देखते ही देखते दूसरे क्षेत्रों में भी हंगामे आरंभ हो गए और जिसने एक विकराल क्रांति का रूप धारण कर लिया। क्रांतिकारियों ने लखनऊ में इकट्ठा होकर रेजिडेंसी, जो बेली गैरत के नाम से भी जानी जाती है, को घेर लिया। बेगम हजरत महल ने शहजादा बेजीद कदर को अवध का नया बादशाह घोषित कर दिया। शरफुद्दौला इब्राहिम अली खान को प्रधानमंत्री और मम्मू खान को सेनापति बनाया गया। लगभग 10-11 महीने तक लखनऊ में हंगामा बरपा रहा। फिर जब अंग्रेज़ों, सिखों, नेपाली गोरखाओं की सेना विजय रथ पर सवार होकर लखनऊ में प्रवेश कर गई, तब क्रांतिकारियों को भागना पड़ा और लखनऊ खाली हो गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ के लिए अंतिम मोर्चा शहर से बाहर मूसाबाग पर लिया, जहां से पराजित होने के बाद उन्होंने भागकर जिला बहराइच में बूंदी के स्थान पर शरण ली और फिर वहीं से वे नेपाल की ओर निकल गईं। H.C. इरविन अवध के राज्य हरण के विषय में लिखते हैं, वॉरेन हेस्टिंग के समय से ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी कार्रवाई की इतनी भर्त्सना नहीं हुई जितनी अवध के राज्य हरण की हुई। अपितु ईस्ट इंडिया कंपनी की इस कार्रवाई की स्पष्ट रूप से डकैती से तुलना की गई और इसे डलहौजी की नीति का निकृष्टतम कारनामा बताया गया और यही राज्य हरण खूनी क्रांति का प्रमुख कारण बना।